हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। आज मैं पार्ट 2 की बात करूंगा। जो मैंने पार्ट 1 पहले ही बनाया था। आज मैं बात करूंगा नोट्स पे। नोट्स में दोस्तों कुछ हम सीखेंगे क्या कि जो बहुत से लोग नंबर सिस्टम तो बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया, बहुत से लोगों ने पढ़ा नंबर सिस्टम पर। लेकिन नंबर सिस्टम में कुछ बातें ऐसी भी है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहती। आजकल जो एग्ज़ाम हो रहा है, उस एग्ज़ाम में कुछ बातें ऐसी पूछी जाती हैं जो लोग नहीं जानते हैं। और विकल्प वाला हमारा एग्ज़ाम रहता है और उसमें लोग गलतियां कर बैठते हैं। तो कुछ चर्चित मुद्दे हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों, डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव डेसिमल सिस्टम को दशमिक प्रणाली कहते हैं, या फिर कह सकते हो दोस्तों दशमलव सिस्टम। तो यानी कि जो एग्जाम होता है, चाहे टेट का हो चाहे वो हो, तो सीधे सीधे पूछता है कि डेसिमल सिस्टम को और किन नामों से जाना जा सकता है। तो डेसिमल सिस्टम में मैं बता दूं, जो नंबर सिस्टम होता है वो एक जीरो से लेके 9 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जीरो, इन्हीं के आधार पर नंबर सिस्टम जो है। लेकिन अब इस डेसिमल सिस्टम को कहा जाता है हिंदू अरबिक प्रणाली। दोस्तों इसे ध्यान से समझिएगा, इसे कहा जाता है हिंदू अरबिक प्रणाली। इसकी दूसरा जो नाम है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, हिंदू अरबिक प्रणाली किसे कहते हैं। तो ये तो बात 1 नंबर की हो गई। अब हम दूसरी बात बता रहे हैं। दूसरी बात है दोस्तों अंकों के मान। अंकों के मान अंकों के मान में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी होती है दोस्तों। जैसे जो अंकों होते हैं, अंकों के मान हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला होता है वास्तविक मान। वास्तविक मान। और जो दूसरा होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, अब इन पर हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले जो बात है उस पर देखते हैं। दोस्तों, जो हमने अंकों के मान में बताया कि जो पहला होता है वो वास्तविक मान होता है और दूसरा होता है स्थानीय मान। तो हम स्थानीय मान को किन नामों से जानते हैं, वास्तविक मान को किस नामों से जानते हैं, इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो ये वास्तविक मान है, इसे इंग्लिश में कहते हैं रियल वैल्यू। उसके बाद रियल वैल्यू, या फिर हम दोस्तों इनको एक नाम और है, इनको हम कह सकते हैं जातीय मान। जातीय मान, या फिर दोस्तों इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम कह सकते हैं शुद्ध मान, या फिर इनको हम कह सकते हैं अंकित मान। अंकित मान। अब दोस्तों इस इस वास्तविक मान को 3 नामों से जाना जाता है: जातीय मान, शुद्ध मान और अंकित मान। जातीय मान का मतलब दोस्तों फेस वैल्यू होता है। शुद्ध मान का मतलब पेवर वैल्यू होता है। अंकित मान का वैल्यू होता है मार्केट वैल्यू, या फिर कह सकते हो जो अंकित वैल्यू होती है। तो इन्हें 3 नामों से जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर जो हम एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन ले लें, एग्जाम्पल है, अगर जो मैंने कहा कि 8 7 6 8, इसमें मुझे 8 का क्या बताना है, वास्तविक मान। वास्तविक मान बताना है। तो वास्तविक मान दोस्तों, वास्तविक मान क्या होगा, 8 का वास्तविक मान 8 होगा। लेकिन दोस्तों ये तो हमने सीख लिया कि जो वास्तविक मान होता है वो वही होता है
जिसके बारे में जो पूछा जाता है, चाहे 8 के बारे में पूछा गया तो 8 ही होगा। लेकिन अगर जो हम स्थानीय मान की बात करें, स्थानीय मान की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 2 8 है। अगर जो हम पहले हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा होगा पिछले क्लासों में कि 1 होता है तो ये 8 हो जाएगा, 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे इनका स्थान बढ़ता है वैसे वैसे इसमें टेंस का मल्टीपल होता चला जाता है। अगर जो ये वंश पर है मतलब इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा, दहाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा, सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 से गुणा, और हजारवें के स्थान पर है तो 1000 से गुणा। अगर जो इंग्लिश में कहें तो वंश के स्थान पर है तो 1 से, टेंस के स्थान पर है तो 10 से, और 100 के स्थान पर है तो 100 से, और 1000 के स्थान पर है तो 1000 से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर जो हम 8 का कहेंगे जो स्थानीय मान है वो क्या होगा, स्थानीय मान का मतलब दोस्तों प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू। तो पहले वाले 8 का स्थानीय मान होगा 8, और दूसरे वाले का क्या होगा 8000। यानी कि प्लेस वैल्यू इक्वल टू क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाले 8 का क्या होगा 8 और सेकेंड वाले का क्या होगा 8000। ये थोड़ा सा अंतर था जो मैंने समझाने का प्रयास किया। अब हम दूसरे तरफ चलते हैं। दोस्तों दूसरे नोट्स की अगर जो हम बात करें तो 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं होती हैं, तो हम सीधा सीधा जवाब दे देंगे अनंत परमेय संख्या होती है। अब जैसे मान लो कोई 2 परमेय संख्या दे रखी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2 और 1/3 से 1/2 और 1/3। इसके बीच अगर जो हमें परमेय संख्या निकालनी हो तो परमेय संख्या के बारे में मैंने बहुत पहले बताया है, इसको आप देख सकते हैं या फिर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो इनके बीच क्या होगा 1/2 के बीच क्या आएगा 1/6, 1/7, ऐसे ऐसे कहाँ तक 1/3। यानी कि इन दोनों के बीच जितनी भी परमेय संख्याएं होंगी लगभग इनफाइनाइट होती हैं। तो ये हमारा नोट नंबर 2 था। अब नोट नंबर 3 पर हम चलते हैं। दोस्तों नोट नंबर 3 हमारा है कि अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग बहुत जानते हैं कि जो PYQ के रूप में नहीं लिखी जाती वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन हमारा एक क्वेश्चन आता है क्या पाई अपरिमेय संख्या है, इसे हम पढ़ते हैं दोस्तों पाई। तो हाँ ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें जो जानने वाली बात है इसका मान होता है दोस्तों, इसका मान होता है 22/7 या फिर इसका मान होता है 3.1415 ऐसे करके होता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर, और इसका जो मान होता है वो 22/7 या 3.14 होता है। ये सटीक मान इसे हम मानते हैं, एकदम करेक्ट नहीं होता है, इसलिए परमेय संख्या है। अब अगले नोट्स पर हम चलते हैं। दोस्तों अगला नोट नंबर हमारा जो 4 है, इसमें समझना क्या है दोस्तों, जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है नेगेटिव इंटीजर नंबर, आप लोगों ने इसको बारे में पढ़ चुका होगा, मगर कुछ बातें हैं जो अभी भी अधूरी हैं। जैसे अगर जो आपसे कोई पूछे कि ऋणात्मक जो है पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, भैया याद रखना कि माइनस इनफाइनाइट जो कि प्राप्त नहीं की जा सकती।
तो ये सबसे छोटी संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? -1, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो इनफाइनाइट, जिसे हम बोलते हैं अनंत। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? -1। नेक्स्ट टॉपिक, अगला जो हमारा नोट है वो शून्य पे लेके है। आप लोग शून्य को तो जानते ही होंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं जो शून्य के बारे में नहीं जानते होंगे। अब इस पे क्या खास बात होगी? इसमें खास बात यह है कि कोई जानता है कि शून्य गुणे शून्य को क्या कहते हैं? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि शून्य भागा शून्य को क्या कहते हैं, जो कि बेसिक है, जो कि हम लोग बचपन से सिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, शून्य का शून्य में गुणा करने पर जो आता है उसे कहते हैं अपरिभाषित। भाग करने पर भी दोस्तों वही आता है, अपरिभाषित। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शून्य का अगर शून्य में गुणा किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो बहुत से लोग कहेंगे शून्य प्राप्त होता है, लेकिन शून्य नहीं कहते हैं। हम इन्हें कहेंगे कि ये अपरिभाषित है। ठीक है, चाहे हम गुणा करें चाहे हम भाग करें, दोनों स्थितियों में क्या आएगा? अपरिभाषित। दोस्तों अगला जो नोट हमारा 6 नंबर है, इसमें हमें क्या बताते हैं कि जो तीन बातें होती है, एक होती है परवर्ती, और एक होते है पूर्ववर्ती, और एक होता है अनुवर्ती। अब मैथ में परवर्ती क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती किसे कहते हैं? अनुवर्ती किसे कहते हैं? तो परवर्ती का मतलब दोस्तों, जैसे मान लो अगर जो मैं 10 ले लिया तो 10 का प्रावर्ती कितना होगा? 12। पूर्ववर्ती कितना होगा? 11। अनुवर्ती कितना होगा? 10 के बाद क्या आता है? 11। यानी दोस्तों हमें क्या समझना है कि जो पूर्ववर्ती होता है वो हमेशा परवर्ती से एक कम होता है। यानी अगर जो ये नंबर 12 है तो 12 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 11। अगर जो ये नंबर 10 है तो 10 का अनुवर्ती कितना होगा? 11। यानी अगर जो हम एक नंबर की खाली बात करें, हम कहें कि भैया यहाँ पर हम एक नंबर 12 ले लेते हैं, और इसका परवर्ती क्या होगा? इसका परवर्ती होगा 14, और पूर्ववर्ती क्या होगा? 13, और अनुवर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती होगा इसका 11, और अनुवर्ती कितना होगा? 13। तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो परवर्ती है, परवर्ती में दो या दो से अधिक का अंतर होता है, लेकिन जो पूर्ववर्ती होते हैं उसमें -1 का अंतर होता है। इस बात को याद रखना है। और इसमें +1, यानी कि अगर जो हम इसमें 12 में -1 कर दें तो 11 आएगा, और फिर 12 में +1 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, कुछ और बातें हैं नेक्स्ट नंबर में। दोस्तों जो नोट 7 है, इसमें क्या हम सीखेंगे? कुछ सामान्य नियम। सामान्य नियम में क्या होता है? जैसे सामान्य नियम मुझे सीखना है शून्य से संबंधित। शून्य से संबंधित सामान्य नियम क्या है, इसको आप देखेंगे। यदि मैं जोड़ की बात करूं तो जोड़ में क्या होता है कि शून्य में अगर जो हम कोई संख्या जोड़ते हैं, जैसे मान लो शून्य में मैंने z जोड़ दिया तो z ही आएगा। घटाना में हम क्या करते हैं? घटाना में अगर जो हम शून्य से घटा दें तब भी z आएगा। यही सिलसिला ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 + z = z, 0 - z = -z। इस बात को याद रखना है कि 0 अगर जो पीछे है तो z होगा, और 0 अगर जो आगे है तो -z होगा। तो ये तो हो गया घटाना में। अब गुणा में तो अभी मैंने आपको बता भी दिया कि गुणा में क्या होता है। गुणा में
अगर जो हम जेड का गुणा जीरो में करें तो वो आएगा जीरो, या फिर जीरो का गुणा जेड में करें फिर भी आएगा जीरो। अब जेड का मतलब दोस्तों यहाँ कोई नंबर हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। भाग की अगर जो मैं बात करूं तो भाग में दोस्तों इसका थोड़ा सा है कि अगर जो हम जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे मान लो मैंने तीन से भाग दे दिया तो यह क्या आएगा, ये आएगा जीरो। अगर जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको नोट नंबर ऊपर के नोट में बताया है कि जीरो 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 का भाग अपरिभाषित होता है, लेकिन अगर जो जीरो से किसी संख्या में इस तरीके से भाग होता है तो ये जीरो आएगा। जीरो में किसी का भाग किया जाएगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन यहीं पे थोड़ी सी लॉजिक है। लॉजिक क्या है अभी मैं बताता हूँ। तो जीरो में अगर जो हम किसी से भाग देते हैं तो क्या आएगा, तो यही बात हमें सीखना है कि अगर जो हम जीरो से किसी में भाग देते हैं तो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे मान लो कहीं पे लिखा है जीरो भागा इतना, ऐसे लिखा है जेड भागा जीरो, तो ये आंसर क्या आएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब दोस्तों इनफाइनाइट, जो कि तो जीरो में किसी का भाग देंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम घातांक पे। घातांक में अगर जो हम जीरो पर घात लगाते हैं, जैसे मान लो जीरो पर घात कुछ है, मैंने एक्स मान लिया। एक्स का मतलब दोस्तों किसी नंबर से हो सकता है, जीरो पर घात एक, या फिर जीरो पर घात दो, या फिर जीरो पर घात तीन। इन सब का मान क्या आएगा, जीरो। मान लो मैंने एक्स पर घात जीरो पर घात एक रखा तब भी जीरो आएगा, जीरो पर घात दो रखा तब भी जीरो आएगा। लेकिन यही थोड़ी सी उल्टी बात हो जाए, हम अगर जो इसी को पलट दें, एक्स पे पावर जीरो कर दें, तब इसका मान दोस्तों एक होगा। तब इसका मान क्या होगा, एक होगा। अब वो चाहे मान लो मैं ऐसे कोई नंबर लिख देता हूं, इस पर पावर जीरो लगा दिया तब भी वैल्यू एक होगा। अगर जो कोई नंबर मैं तीन ले लिया उस पर जीरो लगा दिया तब भी। यानी कहने का सिर्फ सीधा मतलब है कि अगर जो हम किसी नंबर के ऊपर, किसी संख्या के ऊपर जीरो लगाते हैं तो हमें वन प्राप्त होता है। अच्छा, अगली बात हमारी जो है, अगर जो हम वर्गमूल की बात करें, वर्गमूल वर्गमूल को हम कहते हैं दोस्तों स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में हमने क्या देखते हैं, इसे दिखाते कैसे, ऐसे। अब अगर जो कोई तुमसे पूछे भैया जीरो का रूट क्या होगा, तो कौन बता पाएगा, ज्यादातर लोगों को नहीं आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं जीरो का रूट भी जीरो होगा। तो आज से आप लोग याद रखिएगा कि जीरो का रूट भी जीरो होता है। और अगर जो साइन की बात करें, साइन जीरो ऐसे आ गया मान लो, तब भी आप कहोगे जीरो। काश जीरो की बात आ जाए, काश जीरो, तब भी आप लिखोगे क्या, वन। अगर जो मैं tan जीरो की बात करूं, टेंजेंट जिसे हम बोलते हैं tan जीरो, इसका मान जीरो। तो दोस्तों इस बात को आप याद रखिएगा कि जीरो का वर्गमूल भी जीरो होता है, और जीरो का घात भी जीरो होता है, और साइन का स्टैन में वैल्यू है तब भी जीरो होगी। अब इसमें नेक्स्ट बात को फिर मैं बता रहा हूं दोस्तों। अगली बात है कि अगर जो आपको कहता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये सभी लगभग जानते होंगे कि n प्राकृतिक संख्या का जो योग होगा वो कितना होगा। इसे हम लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। अब दोस्तों अगर जो आपसे कहता है कि भैया एक दो, एक कामा दो कामा तीन, ऐसे ऐसे 100 तक की संख्याएं हैं, वो आपको इनको जोड़ बताना है कि इनका जो योग होगा वो क्या होगा। तो हमें योग निकालने के लिए सीधा फार्मूला, लास्ट n का मान ये लास्ट, यानी 100 प्लस 1/2, इसके स्वयं से काट दिया तो 2 × 5 = 10, यानी कि दोस्तों ये आ जाएगा 50 × 100
1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आएगा 50 50। तो इस तरह से हमने सीखा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर जो निकालना हो तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते थे। तो दोस्तों इतनी इम्पोर्टेंट बातें थी जो नोट्स के थ्रू हमने बताने का प्रयास किया। इसके पार्ट 1 में हमने जो भी इसकी बेसिक बातें थी उसको बताया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो भी बातें ना समझ में आए उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।